हाँ, ब्रेन हेमरेज क्या है? ब्रेन में जब ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की वो ब्रेक हो जाएंगी और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रेन हेमरेज। अब ये डिपेंड करता है कितना कंडीशन सीवियर है, ठीक है। अगर कम ब्लड वेसल्स, कम कैपिलरी रैप्चर हुई है तो पर्सन की डेथ तुरंत नहीं होगी। अगर ज्यादा डैमेज हुआ है तो एट स्टैंड डेथ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कितना रैप्चर हुआ है। ऐसा नहीं होता कि सारी ब्लड वेसल रैप्चर नहीं कर जाती हैं। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर में हमको माइक्रोब्स का यूज पढ़ना है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। पिछले वाले चैप्टर में माइक्रोब्स का यूज पढ़ा था डिजीज के लिए, ठीक है। कौन कौन सी डिजीज कॉज कराते हैं माइक्रोब्स। टाइमिंग बढ़ा दें इसका। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, लाइन टू लाइन में आपको वहां से समझा रहा हूं एक एक लाइन, क्योंकि इसकी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहले जानना जरूरी है माइक्रोब्स क्या है। तो माइक्रोब्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोब्स में क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें होती हैं माइक्रोब्स में? तो बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया हो गया। फंजाई क्या है? माइक्रोब है। प्रोटोजोआ क्या है? माइक्रोब है। और बताएंगे वायरसेस क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल कॉल्ड प्रियॉन्स। और वायरॉइड्स है, वो भी क्या है? वायरॉइड्स। जो डिजीज कॉज कराता है और आंख से नहीं दिखते हैं या जो बेनिफिशियल हैं, ठीक है, वो सब क्या है? माइक्रोब्स हैं। समझ में आया? अब देखिए, अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा लिविंग सिस्टम में कौन देखने को मिलता है, तो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आर द मोस्ट कॉमन इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा चीज क्या होती है? किसकी संख्या ज्यादा है? माइक्रोब्स की। आप देखिए, थोड़ा सा सॉइल लीजिए, उसमें बहुत सारे माइक्रोब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या है? मोस्ट कॉमन होते हैं। मोस्ट कॉमन, कॉमन लिखते रहिएगा। इन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? माइक्रोब्स हैं। कोई नेट करेक्ट करना? अच्छा, तो सब बेकार हैं, कोई नहीं जानता इसमें से। ठीक, ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए इसके बाद में इसकी लाइट जो है बढ़ा लें। एक मिनट, हम पहले सेटिंग में जाएं। डिस्प्ले ब्राइटनेस चलिए अब से। माइक्रोब्स कहां कहां मिल सकते हैं? हर जगह, ठीक है। और जो चीज हर जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटियस। तो माइक्रोब्स क्या है? यूबिक्यूटियस। यूबिक्यूटियस इन नेचर। जहां पर कोई लाइफ नहीं मिलती है वहां पर माइक्रोब मिल सकते हैं। जहां कोई लाइफ नहीं होगी वहां पर भी माइक्रोब मिलेंगे। अब बुक में समझाया गया है कहां कहां। देखिए, एक्सट्रीम कंडीशन में भी माइक्रोब हैं। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स मतलब मैं बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूं, उसमें लिखा है कि बॉडी के, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर माइक्रोब मिलेंगे, प्लांट की बॉडी के ऊपर माइक्रोब मिल सकते हैं, बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये तो सब जानते हैं। बाकी एक्सट्रीम चीजें क्या है? सॉइल में मिल सकते हैं, ठीक है। और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट जानते हैं, ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, समुद्र, ठीक है। डीप सी में जहां पर टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा कहीं देखने को मिलता है। हॉट स्प्रिंग समझते हैं? हॉट स्प्रिंग क्या है? गर्म पानी के झरने, जहां वॉल्केनो का इरप्शंस होता है, वहां जो
वाटर बॉडीज होती हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां थर्मोफिलस बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेगा। और स्नो में, ठीक है, बर्फ की डीप लेयर्स में आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे, सरवाइव करते हैं, इनको बोलते हैं साइक्रोफिलिक माइक्रोब, साइक्रोफिलिक। और जो हाई टेम्परेचर पे हैं वो थर्मोफिलिक होते हैं, ठीक है, ये हैं साइक्रोफिलिक। और कहां मिलेंगे माइक्रोब्स, हाँ, गीजर लिखा गया है, कोई बात नहीं, गीजर, ठीक है, जहां हाई टेम्परेचर रहेगा वहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हैबिटेट बताई गई हैं। माइक्रोब्स को अगर स्टडी करना है तो कैसे स्टडी किया जाएगा, उनको कल्चर किया जाता है। तो बैक्टीरिया है और फंजाई है, इसको क्या करेंगे, हम कल्चर करते हैं, ठीक है। कल्चर कैसे करते हैं जानते हैं, अगर यहां लिखेंगे माइक्रोब्स की स्टडी कैसे की जाएगी, तो स्टडी करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर हम अगार की मदद से करते हैं ना, ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार जो होता है, कैसे, बाय न्यूट्रिएंट अगार। तो बुक में समझाया गया है किस माइक्रोब को कल्चर करेंगे आप, फंजाई है और बैक्टीरिया, इनको बड़े आसानी से कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, देखिए अगले पेज पर एक डायग्राम है, डायग्राम से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। पहला जो डायग्राम बुक में बना है, ये इधर देखिए, ये है बैक्टीरिया का डायग्राम, रॉड शेप बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, रॉड शेप, उसको क्या बोलते हैं, बेसिलस। ध्यान रखिएगा, ये बेसिलस है। कितना मैग्नीफाइंग पावर दिखाया गया है, 1500, ये भी ध्यान रखना क्योंकि बुक में सब मेंशन है। 1500 मैग्नीफाइंग पावर दिख रही है इसमें, ठीक है। कितना मैग्नीफाइड किया गया है इसको देखने के लिए, 1500 गुना मैग्नीफाइड किया गया है। ये आपका बैक्टीरिया कौन सा है, कोकस है, ठीक है, डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, ये कोकाई बैक्टीरिया जो राउंड शेप होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, तो समझ लीजिए। ये जो बैक्टीरिया है इसके पास फ्लैजिला है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, फ्लैजिला है। ये इतना बड़ा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका मैग्निफिकेशन 50,000 गुना बड़ा दिखाया गया। देखिए लिखा है ना, कितना मैग्नीफाइंग किया गया है इसको, 50,000। अब एक चीज बताइए कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया गया है या कंपाउंड से किया गया, 50,000 टाइम इलेक्ट्रॉन से किया गया 50, 10,000 मैक्सिमम कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाता, बहुत ज्यादा हो गया तो 10,000, अदरवाइज 1000, 2000, 4000 गुना किसी चीज को बड़ा करता है कौन, कंपाउंड। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक लेंस ऊपर जिससे देखते हैं वो आई पीस होता है, और जो नीचे लेंस लगा होता है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की मैक्सिमम पावर 100 होती है, 100 का मतलब 100 गुना किसी ऑब्जेक्ट को, उस पर लिखा होता है 100x, ठीक है। 100x का, 40x का, 10x का नीचे वाले लेंस, और ऊपर वाला लेंस मैक्सिमम हो सकता है 50x, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया तो 80, उससे ऊपर नहीं होता है। पावर निकालना जानते हैं, माइक्रोस्कोप की पावर कैसे निकाली जाती है। अगर आई पीस जो है वो, उसमें आपने कितना लगाया है, आई पीस आपने लगाया 10x का, और नीचे वाला जो ऑब्जेक्टिव लगाया है वो लगाया आपने 100x। बताइए कितना मल्टीप्लाई करेगा किसी ऑब्जेक्ट को, ये 1000 गुना। कैसे पता लगता है भाई, 100 गुना ये करेगा, 10 गुना ये करेगा, जोड़ करके 110 नहीं लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 गुना बड़ा करेगा, क्योंकि 100 गुना तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उसका फिर 10 गुना ये करता है। 100 गुना यहाँ स्लाइड लगाते हैं ना, ये इसका 100 टाइम तो ये मल्टीप्लाई किया, फिर इसका 10 टाइम ये, तो 100 का 10 टाइम्स हो रहा है, 1000 गुना। समझ में आ रहा है, ये चीज जोड़ते नहीं है इसको। और 100x पे केवल हम माइक्रोब देखते हैं। अगर आप प्लांट में स्लाइड देख रहे हैं, रूट स्टेम, तो 100x पे दिखेगा ही नहीं कुछ आपको, 100x पे नहीं दिखेगा, आपको 40x लगाना पड़ेगा, 20x लगाना पड़ेगा नीचे वाला लेंस। समझ में आया। 100 पे केवल माइक्रोब्स देखे जाते हैं। वायरस को देखना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ये 50,000 वाला जो दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन दिया गया, ध्यान रखिएगा इसको, कितनी कौन मैग्नीफाइंग पावर लगी है। ये किस चीज का डायग्राम है, ये वायरस का डायग्राम है, ठीक है, लिखा भी हुआ है वायरस का। बैक्टीरियोफाज है, जो वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। ये एक वायरस है एडिनो वायरस का। नाम ध्यान रखिएगा कि किस किस चीज के फिगर दिए हैं, फिगर से आ सकता है कि डायग्राम बना दिया जाएगा,
एडिनो वायरस। इसमें टेल वेल नहीं है, इसमें तो टेल है, देखिए ना अच्छी खासी जो टेल है ना, इसमें टेल नहीं होती है। ये बताएंगे क्या है, ये टीएमबी का डायग्राम है। आपने चैप्टर नंबर 1 जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है पढ़ा उसमें ना, सॉरी सेकंड 1 में नहीं है, 1 या 2 में जो है, हाँ उसमें दिया है टीएमबी का डायग्राम। तो वहां तो दूसरा दिया हुआ है, वहां तो टीएमबी का डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, देखिए जैसे कंडे का बिटोर जो लगाते हैं, कंडा जब पापते हैं तो पूरा ऐसे ही घास देते हैं ना, वैसे दिखता है वो तो। और ये तो दिख रहा है पेंसिल के तरीके से, तो उसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये रफली दिखाया गया है, रफली समझाने के लिए आपको दिखाया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल डायग्राम वैसा ही होता है जो 11th की बुक में दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से होता है। रॉड शेप दिखता तो है, ये सिलेंड्रिकल दिखता है ये, ठीक है। ये टीएमबी का डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट वायरस है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा इसमें, आरएनए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। ये 2 चीज दी गई है, ये बैक्टीरिया कल्चर, ये आप जो एमएससी जो लोग कर आ जाइए, एमएससी जब करेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये आप करेंगे, कभी किए हैं, कभी देखा है ये स्लाइड, कभी बैक्टीरिया को आंख से देखा है ऐसा प्लेट में देखा तुमने, ये वाली पेट्री डिश में बैक्टीरिया देखे होंगे, ये एमएससी में दिखता है। ये अगार है, जो बाकी चीज क्या है, अगार है, और अगार पर ये बैक्टीरिया लेकर के कहीं से सैंपल, जैसे नाक से बैक्टीरिया नोज से लेना हो तो क्या करेंगे, ऐसी कॉटन लगाएंगे, घुमाएंगे और इसके बाद अगार पर ले जाकर के रख देंगे, ठीक है, और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, आपको ऐसा दिखेगा। ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये सिंगल बैक्टीरिया नहीं है व्हाइट, एक जो बंदा रखा हुआ है, एक जो पॉइंट लगाया उसने सफेद रंग का, उसमें पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं उसमें, वो कॉलोनी है। बैक्टीरिया कभी आंख से नहीं दिखता है, उसकी कॉलोनी दिखती है, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल कॉलोनी दिखाई गई है, ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। और ये दूसरा डायग्राम किस चीज का है, फंगस का, फंगस की कॉलोनी है ये, देखो दिख रहा ना ये, ठीक, हाफ फ्राई के तरीके से दिख रहा ना ये, जैसे हाफ फ्राई आमलेट का होता है, ये देखिए, ठीक, ये फंगस की कॉलोनी दिख रही है। तो ऐसे कुछ डायग्राम बना दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ये लो जी, इसको पकड़ लीजिए। आगे नेक्स्ट पढ़िए, देखिए लिखा है, अब माइक्रोब का यूज पढ़ना है, कहां कहां है। पहला माइक्रोब का है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड का मतलब जो घरेलू सामान है, घर में जो सामान बनाए जाते हैं, उसमें माइक्रोब का यूज कहां कहां है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हम लोग जो है दिन भर में माइक्रोब का यूज भी करते हैं और उनके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट का भी प्रयोग करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग क्या है, माइक्रोब्स को एज सच खाते भी हैं और उनके द्वारा बने हुए प्रोडक्ट को भी खाते हैं। जैसे आप कर्ड खाते हैं तो कर्ड में एक बैक्टीरिया है ना, लैक्टोबैसिलस, आप खा रहे हैं ना, और एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया नहीं है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई चीज है, प्रोडक्ट है, बैक्टीरिया ने बनाया है उसको, समझ में आया, उसमें बैक्टीरिया नहीं है। तो बैक्टीरिया को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं डेली लाइफ में और बैक्टीरिया के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट को भी यूज करते हैं, ठीक है। ये लाइन लिखी हुई है, आगे समझाएंगे। तो कौन कौन से प्रोडक्ट घर में बनते हैं, पहला कौन सा है, कर्ड बताया गया है, ठीक है। हाँ, कर्ड जो है ये किससे बनेगा, बैक्टीरिया का नाम है LAB। तो LAB जो है वो एक ग्रुप का नाम, एक सिंगल बैक्टीरिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप है पूरा ये, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये पूरा समूह है, ये क्या है, एक ग्रुप है ये, और ये बैक्टीरिया का ग्रुप है। कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं इसमें, वो बैक्टीरिया आएंगे जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। अब आप केवल एक ही जान रहे हैं, बुक में लिखा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ये बनाता है। तो कर्ड में ये तो होता ही, और भी है LAB में, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस ये भी बैक्टीरिया, COCCUS,
एक बैक्टीरिया आपको ये मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, एक है ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करता है। तो तीनों लैक्टिक एसिड वाले हैं, सब लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे लैक्टिक एसिड? कार्बोहाइड्रेट को यूज करेंगे लैक्टिक एसिड। जैसे जो मिल्क है, मिल्क को जब एक प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है, देखिए बिना टेम्परेचर के कर्ड नहीं बनती है। अगर टेम्परेचर आप दूध में, गर्म दूध में कर्ड नहीं बनेगी। समझ में आया? दूध को ठंडा करना पड़ेगा। फ्रिज में रख देंगे तो दही नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम, तो बहुत कम और बहुत हाई पे बैक्टीरिया जो है उसके इनएक्टिव हो जाएंगे। किसके? जो आपने जावन मिलाया है। ठीक है, तो मिल्क में जब क्या मिलाते हैं हम लोग? स्टार्टर। क्या मिलाते हैं? स्टार्टर। इसी को क्या बोलेंगे? इनोकुलम। इनोकुलम वही दही का जावन है, थोड़ा सा जो मिलाया जाता है जमाने के लिए। उसमें क्या है? बैक्टीरिया है। मिल्क में नहीं है, लेकिन कर्ड जो मिलाया आपने उसमें थे। अब प्रॉपर जब टेम्परेचर दे देंगे उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? मिल्क से कर्ड बन जाएगी। अब कर्ड कैसे बनेगा? मिल्क में आपके है क्या? कौन सी शुगर होती है बताइए? लैक्टोज। कौन सी शुगर है मिल्क में? लैक्टोज। वो शुगर किसमें कन्वर्ट होगी? पहले लैक्टिक एसिड में। भाई शुगर किसमें कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड में। आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है ना? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज से क्या बनता है? इथेनॉल या तो लैक्टिक एसिड। तो यही लैक्टिक एसिड ही तो बन रहा है। कि शुगर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में। समझ में आया? ये फर्मेंटेशन है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। पूछा भी गया है ये कौन सा प्रोसेस है? फर्मेंटेशन। अब आइडियो श्वसन है एक तरीके का, ये ध्यान दे होंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है कि एनारोबिक है? ये एरोबिक भी है और एनारोबिक दोनों है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करेगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी काम करेगा। तो यहाँ ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, क्योंकि किंडवन बोलते हैं फर्मेंटेशन को। अब आइडियो श्वसन है, लैक्टिक एसिड बन गया। ठीक है, अब इस लैक्टिक एसिड से क्या होगा? जो मिल्क में जो केसीन प्रोटीन है, देखिए केसीन प्रोटीन कहाँ देखने को मिलती है? मिल्क में, और ये सॉल्युबल है। दही कैसे बनेगा वो देख लीजिए। पहले मिल्क में जो लैक्टोज है, बैक्टीरिया और उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और लैक्टिक एसिड जैसे बन जाएगा तो लैक्टिक एसिड से क्या होगा? जो मिल्क में प्रोटीन होती है केसीन, वो सॉल्युबल अवस्था में होती है, उस प्रोटीन को चेंज कर देगा इनसॉल्युबल स्टेट में, दही जम जाएगा। तो मिल्क की प्रोटीन केसीन वो क्या हो जाएगी? पार्शली डाइजेस्ट। बुक में लिखा है, बुक में ये लाइन लिखी है, लैक्टिक एसिड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट करता, पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है, जमा देता है उसको। ये सॉल्युबल अवस्था में उसको इनसॉल्युबल कर देगा। ठीक है, तो केसीन को चेंज करेगा लैक्टिक एसिड, किसमें करेगा? कैल्शियम पैराकेसिनेट। कैल्शियम पैराकेसिनेट, ये इनसॉल्युबल अवस्था है, इनसॉल्युबल स्टेट है। ठीक है, तो यहां हुआ क्या? यहां केसीन प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन हो गया। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड क्या करता है? पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन ऑफ केसीन। प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही कर्ड जम जाएगी। लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो कर्ड नहीं बनेगी। इसीलिए मिल्क, दूध को फाड़ने के लिए कोई ना कोई एसिड मिलाया जाता है। अगर एसिड नहीं मिलेगा तो दूध नहीं फटेगा। ठीक है, यहाँ फटने का मतलब है प्रोटीन उसकी अपनी अवस्था बदल ले रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद में और दिया हुआ है कि ये कर्ड का बेनिफिट क्या है? कर्ड के बेनिफिट क्या है? तो पहला है, कर्ड में विटामिन B12 का सोर्स है अच्छा खासा, न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी होती है। दूध पीने से अच्छा क्या है? कर्ड खाना। कर्ड की न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या है? गुड है, क्योंकि उसमें विटामिन B12 है।
और विटामिन B12 किसके लिए जरूरी है बताएंगे कोई? आरबीसी को मैच्योर कराने, खून बढ़ाने के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। ठीक है, पेट को तो ठंडा रखता ही है कर्ड। न्यूट्रिएंट क्वालिटी का मतलब विटामिन B12 का सोर्स है अच्छा खासा। और दूसरा है कर्ड और क्या करता है? डिजीज कॉजिंग। आप जो खाना खाते हैं तो स्टमक में आपके पता नहीं कितने हार्मफुल बैक्टीरिया चले गए, उनको ये मारता है। कर्ड के जो बैक्टीरिया हैं लैक्टोबैसिलस, उनको खत्म करते हैं जो हार्मफुल हैं। ठीक है, तो चेक हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल पैथोजन इन स्टमक। स्टमक में उनकी ग्रोथ को रोक देगा। सबको नहीं मार पाएगा, बस सबको मार देता डिजीज क्यों होती? यहां तक ये सब हो गया इसमें नहीं। ठीक है, कर्ड हो गया। आगे डॉ है। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनाना है माइक्रोब से? डॉ, DOUGS। डॉ जानते हैं क्या है? कोई बताएंगे क्या होता है ये? आटा। कौन सा आटा? इडली डोसा बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वही डॉ है। जलेबी बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो डॉ है। ठीक है, आप कोई भी आटा गूंथ के रख देंगे, वो थोड़ी देर बाद, रात भर रखेंगे, सुबह तक फूल जाता है। क्यों फूल गया? वो पकी क्यों हो गया? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन हो गया। तो आपने कुछ मिलाया तो नहीं। आप चाहेंगे तो खमीर आता है मार्केट में, उसको बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट का पाउडर आता है, वो एक्चुअली में क्या है? ईस्ट है, खमीर बोलते हैं। तो उसको मिलाएंगे तो आटा जल्दी से पकी हो जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ नहीं मिलाएंगे तब भी क्यों फूल जाता है? तब कहां से फूल गया वो? आपने तो कुछ मिलाया ही नहीं है। कल्ले कल्ले कैसे फूलता है बताइए? कहां से फूल गया वो? भगवान जी फुला दिए उसको ला करके? बताओ कोई। हाँ, CO2 ठीक है, CO2 निकलती है तो आटा फूलता है। तो CO2 कौन निकाला? बैक्टीरिया निकाले। बैक्टीरिया कहां से आए? कुछ तो आपने मिलाया नहीं। एयर वाले आए हैं, सब एयर से चले गए हैं सब। ठीक है, आपका एयर है, बर्तन है, जिस बर्तन में आपने वो सब भूत होते रहते उसी में लगे थे सब। ठीक है, इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया होते हैं सब ये। तो देखिए डॉ से क्या बनता है? इडली और डोसा बनता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बैक्टीरिया कहां से आते हैं? तो डॉ का जो फर्मेंटेशन कराया जाता है, जब इसका फर्मेंटेशन होगा, मतलब इसमें जब बैक्टीरिया कहीं से आ जाएंगे, चाहे ईस्ट आएगा चाहे कोई बैक्टीरिया आएगा, तो उसका क्या होगा? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन से होगा तो क्या हो जाएगा? ये पफी हो जाएगा। ठीक है, फूल जाएगा। और फूलने का रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, इसी वजह से फूलता है। इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक, और क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। याद रखिएगा, फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल है। अब इतना इथेनॉल नहीं बनेगा कि बियर की दुकान नहीं खोल लेंगे आप उससे। इतना इथेनॉल नहीं बनता है, थोड़ा सा बनता है, माइन्यूट सा। समझ में आया? हाँ, तो इससे साथ में क्या बनेगा आटे में? इथेनॉल। इसीलिए देखिए ये अल्कोहल है। ठीक है, इसलिए कहते हैं फर्मेंटेशन वाली चीजों को खाना चाहिए, ये बेनिफिशियल होता है, फायदेमंद चीजें होती हैं। ठीक है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। अब इसमें यूज किया जाता है जनरली। ठीक है, जनरली हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए बाई ईस्ट। जनरली क्या यूज करते हैं? ईस्ट यूज करते हैं। ठीक है, ईस्ट जो है कई टाइप के हैं। इसी ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, सबको पता नाम ना? ठीक, ये दो टाइप कैटेगरी हैं, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग? ब्रेकर्स। यहाँ पढ़ेंगे बेकर्स ईस्ट। बेकरी में जो ईस्ट यूज किया जाता है उसको बेकर, जैसे ब्रेड जो बनती है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, वो क्या है? बेकर्स ईस्ट है। ठीक है, तो ब्रेड जब कंपनी फैक्ट्रियों में बनती है तो वहां इथेनॉल अच्छा खासा मिलता है, उसको स्टोर कर लेते हैं। ये हो गया। अगला है टोडी। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो क्या है? टोडी है। तो टोडी क्या है? यहाँ हिंदी में बोलते हैं ताड़ी। ठीक है, और इसका एक्चुअली में है क्या? ये टोडी है। ये जो पाम होता है, पाम ट्री होते हैं, जैसे खजूर का पेड़ हो गया, इसका जो सैप निकलता है लिक्विड, सबको पता होगा,
स्टेम में हल्का सा कट लगाया, वहां से इसका सैप निकलेगा और वो लटका देंगे वो जो उसको मटके को। ठीक है, तो टोडी एक साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। साउथ इंडिया में ये पाम के ट्री बहुत ज्यादा मिलते हैं, नारियल के। ठीक है, तो साउथ इंडियन ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक ड्रिंक है। ठीक है, कहां से मिलता है? सैप ऑफ पाम ट्री के सैप से मिलेगा। याद रखिए, इस ट्री के अंदर ही ईस्ट होता है। ठीक है, बाहर से तो ईस्ट मिलता ही है मटके में, लेकिन इस ट्री के अंदर ही क्या है? उसके अंदर ही सैप में ही ईस्ट होता है। तो सैप कंटेन द ईस्ट, ध्यान रखिएगा, कंटेन ईस्ट। यही ईस्ट क्या करेगा? इस सैप को फर्मेंट कराएगा। ठीक है, और फर्मेंट कराने से इसमें अल्कोहल प्रोडक्शन होगा, इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो बन जाएगा टोडी। और यहाँ देखिए थोड़ा अल्कोहल, जैसे ताड़ी पीने से थोड़ा सा नशा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल थोड़ा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें ज्यादा अल्कोहल बन जाएगा। और वैसे भी आप जलेबी है, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट है, ज्यादा खा लो तो नींद तो आएगी ना? नहीं आएगी। सीधे अल्कोहल थोड़ा सा उसमें माइन्यूट अमाउंट में रहता है, वो सारी चीजें। ये हो गया। कुछ जैसे फिश को भी फर्मेंट किया जाता है, इसमें लिखा गया है कि माइक्रोब्स को और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स को चौथा नंबर है, माइक्रोब्स को हम यूज कहाँ करेंगे? फर्मेंटेशन ऑफ फिश, मछलियों का फर्मेंटेशन कराने के लिए। ठीक है, फिश जो होती हैं उनको ड्राई करा करके, सुखा करके, इसके बाद उनका फर्मेंटेशन कराते हैं। और जो बांस होता है, बांस का जो नए नए कैसे शाखाएं जो निकलती है ना बांस में से, जैसे बांस तो खैर हालांकि अनब्रांच्ड है ही है, उसमें ब्रांचिंग तो नहीं है, लेकिन जो कल्ला होता है उसका, बांस का, ठीक है, उसको यूज करते हैं भी क्या बनाने के लिए? वो ड्रिंक बनाने के लिए। ठीक है, तो बांस क्या भी फर्मेंटेशन कराते हैं, लिखा हुआ है इसमें, देखिए कहाँ गया, हाँ, सोयाबीन और बैम्बो शूट का, बैम्बो के स्टेम का। तो फर्मेंटेशन मछलियों का भी कराते हैं और बैम्बो का शूट का फर्मेंटेशन होता है। और एक क्या है? सोयाबीन का भी फर्मेंटेशन कराया जाता है। सोया मिल्क नाम सुने हैं ना? इसका एक इसको और कुछ बोलते हैं, सोया मिल्क। तो सोया मिल्क यही है, सोयाबीन को अच्छे से क्रश कर, पहले गला देंगे, उसके बाद बढ़िया से क्रश कर लेंगे। ठीक है, वही सोया मिल्क, उसमें फर्मेंटेशन करा देंगे ईस्ट मिला करके, तो क्या बन जाएगा? सोया मिल्क बन जाएगा। ठीक है, वो पनीर की तरीके से जमा लेंगे उसको फिर, या और कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो अच्छा खासा न्यूट्रिएंट क्वालिटी है सोया मिल्क में। समझ आया? इसके बाद आगे है चीज। यहां तक खत्म हो गया। ये 4 है टोटल। ये सब हाउस होल्ड चल रहा है घर में। ठीक है, अगला कौन सा है? इसमें चीज है। चीज क्या है, कोई बताएगा? ये पनीर और चीज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जान लीजिए। पनीर और चीज में थोड़ा सा अंतर है, कोई बताए? ये पनीर जो है लोकल चीज है। लोकल जो चीज होता है, सस्ता वाला चीज, वो पनीर है। ठीक है, चीज जो है उसकी प्रोसेसिंग, जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो इसको कई स्टेप के ऊपर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। समझ में आया? लोकल चीज को बोल सकते हैं पनीर। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज और पनीर में। चीज को फ्रिज में काफी लंबे समय तक रख के खराब नहीं होगा, लेकिन पनीर को रख देंगे तो बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते फ्रिज में भी, उसको खराब, फ्रिज में भी खराब होने लगता वो। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी देखा जाए तो चीज की अच्छी है। समझ में आया? पनीर की न्यूट्रिएंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती, और चीज सॉफ्ट होता है, पनीर थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसका फ्लेवर होता है, पनीर में कोई विशेष फ्लेवर नहीं है। जो मिल्क का फ्लेवर है दूध का, वैसे पनीर का फ्लेवर होता है। इसमें फ्लेवर मिलाया जाता है, इसमें फ्लेवर मिलाए जाते हैं। मिलाने का मतलब बैक्टीरिया मिलाएंगे, वही फ्लेवर जनरेट करा देते हैं। मीठा है और कड़वा है, हर तरीके का फ्लेवर इसमें मिलेगा। ठीक, तो चीज को
लिखा है ओल्डेस्ट फूड आइटम विच इज माइक्रोब टू डिफरेंट। अब देखिए चीज की वैरायटी क्या है, दो तरीके का चीज है, एक है स्विस चीज, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है स्विस चीज, ठीक है, और दूसरा है रॉकी फर्टी चीज। दो टाइप की चीज क्यों है? क्योंकि इनकी टेक्सचर इनके फ्लेवर के आधार पर, दोनों का टेक्सचर सेम नहीं है। टेक्सचर का मतलब होता है इनकी बनावट, और दोनों का फ्लेवर सेम नहीं है, ठीक है, समझ आया? अलग अलग माइक्रोब से दोनों बनाए भी जाते हैं। तो ये जो चीज के टाइप्स हैं, ये जो दो टाइप हैं, ये टाइप्स कई टाइप के हैं इसमें दिख रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर है ये टाइप? बेसिस ऑफ टेक्सचर, TEXTURE, टेक्सचर हो गया, फ्लेवर हो गया, और कुछ लिखा गया है? टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, ठीक है, हाँ, इसके आधार पर। चीज क्या है? प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मनी एक बैक्टीरिया होता है। अच्छा, चीज की मैं कहूं राइपनिंग, इससे एक वर्ड यूज किया गया है, राइपनिंग ऑफ चीज। तो राइपनिंग का मतलब होता है उसको पकाना, और पकाने का सेंस ये उसको फ्लेवर देना, ठीक है, चीज को एक फ्लेवर प्रोवाइड कराना, उसी को बोलते हैं राइपनिंग ऑफ चीज। जब चीज बना लिया जाता है तो उसमें एक बैक्टीरिया मिला देते हैं, वो क्या कर देता है? उसको एक फ्लेवर दे देता है। तो चीज की राइपनिंग, राइपनिंग का मतलब क्या है? मीन्स, इसका मीनिंग है प्रोवाइड पर्टिकुलर फ्लेवर, फ्लेवर देना उसको, चीज को, वही है राइपनिंग, अगर जो वर्ड लिखा गया है, ठीक है। अब दो टाइप के हैं राइपनिंग के बेसिस पर। पहला, स्विस सेज की राइपनिंग कैसे की जाती है? तो राइपनिंग बाय, इसको प्रोपाइनो बैक्टीरिया है, इसका नाम क्या है? प्रोपाइनो बैक्टीरियम शर्मनी, बैक्टीरियम शर्मनी, ये स्पीशीज है वो जीन, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम ध्यान रखना है आपको इसमें, ठीक है। और इसका है पेनिसिलियम रॉकीफर्टी, और ये पेनिसिलियम फंगस है, तो वो बैक्टीरिया से राइपनिंग होती है, उसकी किससे होती है? फंजाई से। तो इसकी होती है बाई पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकीफर्टी, रॉकीफर्टाई बोलते हैं। ये फंगस है, ये क्या है? ये फंगस है, और वो बैक्टीरिया था। तो पहला डिफरेंस दोनों में तो ये हो गया कि एक बैक्टीरिया से राइपनिंग हो रही है और एक फंगस से हो रही है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस है कि स्विस चीज में होल बड़े होते हैं। होल्स क्या होते हैं? छेद इसमें लार्ज साइज के हैं, और इसके होल का साइज छोटा है, ठीक है, स्मॉल साइज्ड होल। समझ आया? ये क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा जितनी ज्यादा CO2 निकलेगी उतने होल बड़े बड़े आ जाएंगे, समझ में? लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2 बनाता है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? साइज बड़ा क्यों है? बिकॉज CO2 रिलीज, जो CO2 रिलीज हो रही है इन लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा CO2 निकलती है लार्ज अमाउंट में। बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन कराते तो जाहिर सी बात है CO2 तो निकलेगा ही ना, इथेनॉल बनेगा और क्या बनेगा? CO2 निकलेगा। तो चीज जो बनता है वो बैक्टीरिया बनाता है मेनली। इसके बाद राइपनिंग के लिए इसमें बैक्टीरिया मिला देते हैं और इसमें फंगस से राइपनिंग करा देते हैं, बनता है इससे। बस जितना बुक में है उतना ही बहुत है। अगला है माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में यार ये सब तो घर वाले हैं सब, ठीक है। हालांकि देखा जाए चीज तो भी बनता तो है, जैसे आप इसको आप नहीं बना सकते वैसे ना, समझ में आ रहा है? लोकल चीज बना सकते हैं आप, लोकल वाले उसको पनीर बोलते हैं। अब इंडस्ट्री लेवल पर, इंडस्ट्रियल देखिए माइक्रोब्स कहाँ समझना है? माइक्रोब्स
इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें कौन कौन से माइक्रोब यूज होते हैं? तो इंडस्ट्री में हमारे पास दो चीजें समझना है, एक है बेवरेजेस और एक है एंटीबायोटिक्स। समझ में आया? तो पहला क्या है? अल्कोहल बेवरेजेस। हाँ, वही फर्मेंटेटेड है, इसमें अल्कोहल होता है। ठीक है, बेवरेजेस हो गया। अब बेवरेजेस जो है ये बनता कैसे है? बेवरेजेस एंटीबायोटिक पढ़ना है, ठीक है, फर्मेंटेशन से बनते हैं। और एक चीज और है, ये बड़े स्केल पर अगर आपको बनाना है सारी चीजें तो फर्मेंटर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? फर्मेंटर। जैसे आपने शुगर फैक्ट्री में जो डायग्राम बुक में बना है ना, ये फर्मेंटर है। लार्ज वेसल्स होते हैं शुगर फैक्ट्री में, कभी जाइए जहां जहां है ऐसे आपको बड़े बड़े सिलेंडर मिल जाएंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है। केन शुगर, वहां जो केन गन्ने के रस का फर्मेंटेशन कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल बनाने के लिए फर्मेंटेशन होगा। अल्कोहल बेवरेजेस में क्या क्या आएगा? तो आपको बेवरेजेस में बियर, ठीक है, वाइन, रम हो गया, और वोडका, विस्की, जिन, और कोई नाम है? हाँ बताओ क्या चीज? शेक। ये कौन सा है? लिखा है कोई क्या? नहीं, शेक नहीं लिखा है इसमें, तो कम ही लिखा है। वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, यही लिखा गया है ना। मैंने और साथ कुछ लिख दिया है। हाँ, ब्रांडी बचा। ठीक है, ये बेवरेजेस हैं। अब ये दो कैटेगरी के बेवरेज, अब ये जो बेवरेजेस हैं पहले ये समझ लीजिए बनता कैसे है। ठीक है, तो ये बेवरेजेस बनेंगे, या इतने तरीके के बेवरेजेस हैं, तो ये किसके आधार, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइप ऑफ बेवरेजेस डिपेंड्स ऑन, बेवरेजेस का प्रकार किस चीज पर निर्भर करता है, आप ये बताएंगे कि बेवरेजेस का प्रकार निर्भर करता है कि वो पहले बन कहां से रहे, उनका रॉ प्रोडक्ट क्या है। कुछ ग्रेप्स से बनती हैं, कुछ एप्पल से बनती हैं, कुछ अनाज से बनती हैं, तो इसलिए अलग अलग प्रकार की है ना। तो बेवरेजेस जो हैं ये क्या हैं? फॉर्म बाई, किस किस से बनेगा? ग्रेप्स से बनेगा। ठीक है, ग्रेप्स हो गया, सीरियल्स हो गया, अनाज से, एप्पल मतलब एप्पल का मतलब फ्रूट हो गया, फ्रूट जूस से। ठीक है, अनाज को अंकुरित करा करके उससे बनेगा। ठीक, अब मैं यहाँ एक चीज समझा रहा हूं आपको, बेवरेजेस में अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये दो आपको दिखाई दे रही है, इनमें अल्कोहल जो है, अल्कोहल का परसेंटेज मैक्सिमम कितना होगा? 10%, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, बियर में 7% लगभग अल्कोहल, 6 से 7, 6%, सबसे कम इसी में अल्कोहल है। उसके बाद वाइन में है, ठीक है, 8 से 9 या 10%, और इनमें तो कोई है ही नहीं है, 40%, 50% अल्कोहल। ठीक, तो अल्कोहल का परसेंटेज सब में क्या है? अलग अलग है। इसके आधार पर बेवरेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये बेवरेजेस जो हैं इनके टाइप्स बोलेंगे, तो टाइप्स में पहला है अनडिस्टिल्ड, और दूसरा है डिस्टिल्ड। डिस्टिलेशन केमिस्ट्री में एक वर्ड है, पढ़े हैं ना? डिस्टिलेशन नहीं जानते कोई? प्यूरिफिकेशन, किसी भी चीज को बहुत कई स्तर पर जब शुद्ध कर दिया जाता है, प्यूरिफाई कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अनडिस्टिल्ड का मतलब ये दोनों बेवरेजेस डिस्टिल्ड नहीं है, इनको प्यूरिफाई नहीं किया जाता। जितना परसेंट अल्कोहल नेचुरली है उतना ही रहता है। इनको क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे? जब और ज्यादा डिस्टिल्ड कर देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यूरिफाई कर देंगे, तो ये सारी चीजें बन जाएंगी। समझ में आ रहा है? इनमें अल्कोहल ज्यादा है। ये कैसे बनता है? इन्हीं के प्यूरिफिकेशन से।
तो अनडिस्टिल्ड में अल्कोहल का परसेंटेज क्या है, अल्कोहल लो परसेंट में होता, कम होता है, लगभग अप टू 10% आपको देखने को मिलेगा। और इनका डिस्टिलेशन नहीं कराया, जैसे फैक्ट्री में बना ऐसे मार्केट में सप्लाई, ठीक है। नो डिस्टिलेशन, कोई डिस्टिलेशन नहीं होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन नहीं है इनका। डिस्टिलेशन का मतलब प्यूरिफिकेशन। और डिस्टिल्ड कैसे हैं, ये प्यूरिफाई की जाती है। अनडिस्टिल्ड को ही जब और प्यूरिफाई कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। जैसे देखिए चाशनी, आपने चीनी और चाशनी बनाया, अब चाशनी में उतनी मीठी नहीं है, और जितना ज्यादा गर्म करते चले जाएंगे शुगर कंटेंट बढ़ेगा नहीं, पानी उड़ेगा, चीनी बढ़ेगा मात्रा उसकी। वही सेम समझिए, इनमें क्या अल्कोहल कम है लेकिन इनको प्यूरिफाई करते चले जाते हैं तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है इनमें, ये प्यूरिफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल जो है हाई होता है, हाई का मतलब लगभग 40 to 60% तक रहेगा। और ये कैसे बनेगा, बाय डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से बनेगा। किसके डिस्टिलेशन से बनेगा, अनडिस्टिल्ड को ही डिस्टिलेट और डिस्टिल्ड करा देते हैं। हो गया ये। अब देखिए बेवरेजेस जो हैं बनती कैसे हैं, रॉ मटेरियल तो ये है, अंकुरित अनाज है, ये सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल ये बता दिया। बनाएगा कौन, ईस्ट, बनाएगा कौन, ईस्ट, बाई ईस्ट से बनेगा। लेकिन ईस्ट की एक खासियत है कि ईस्ट 13% अल्कोहल पर ईस्ट मर जाता है, ये लिखा हुआ है। 13% से ज्यादा अल्कोहल अगर होगा तो ईस्ट मर जाएगा। मतलब ईस्ट जो है वो क्या किया, आपने अंगूर के जूस में मिला दिया ईस्ट अल्कोहल बनाने के लिए, तो ईस्ट जब 13% अल्कोहल बना ले जाएगा, उसके बाद अगर अल्कोहल और ज्यादा बना दिया तो खुद ही मर जाएगा वो, ठीक है। हमेशा सरवाइव करेगा, सरवाइव ओनली, हाँ ओनली लेस देन 13% अल्कोहल तक ये सरवाइव करेगा। लेकिन बताइए तो इसमें 40% अल्कोहल है, 50% है, तो इसमें कैसे सरवाइव कर गया। तो जैसे ईस्ट 13% अल्कोहल पर सरवाइव नहीं करता, उसके बाद मर जाता है, तो 40% उनमें अल्कोहल कैसे आ जाएगा। तो ईस्ट ने नहीं बनाया 40%, वो ईस्ट ने नहीं बनाया, वो 13% बनाया उसने, उसके बाद उसको हम प्यूरिफाई करके 40 लेके आए हैं ना, हमने किया। वो समझ में आ रहा है, वो ईस्ट ने 40% नहीं बनाया, ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमने बनाया डिस्टिलेशन से। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसके बाद ये डाई हो जाता है। दो टाइप, हाँ ईस्ट नहीं बनाता, ईस्ट 13% बनाएगा अल्कोहल मैक्सिमम, उसके बाद में हम डिस्टिलेशन कराएंगे उसका प्रोडक्ट का, उसको तो डिस्टिलेशन करा करके वो सारी चीजें बनेंगी तो उसमें ज्यादा रहेगा। तो ईस्ट ने नहीं बनाया, हमने डिस्टिलेशन करा के उसको अल्कोहल बढ़ाया है। इसमें जो ईस्ट प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट, ब्रीवर्स ईस्ट क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। बेकरी में जो ईस्ट प्रयोग होता है वो बेकर्स है, और यहाँ क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट। क्वेश्चन लिखा गया है, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, इसमें कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, फर्मेंटेशन, सबको पता है, ठीक है। एक लाइन देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा, जहां क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा है ना डिपेंडिंग, डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्वेश्चन मिला, उसके बाद आगे लाइन खत्म हो रही, बोल रहा डिपेंडिंग ऑन द टाइप, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, कि ग्रेप्स यूज कर रहे हैं कि अनाज से बना रहे हैं, उस पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्मेंटेशन एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, और कैसी प्रोसेसिंग करा रहे हैं, कि डिस्टिलेशन से बन रहा है कि बिना डिस्टिलेशन, इसके आधार पर बेवरेजेस जो हैं उनके कई तरीके की हैं, बहुत सारी। देखिए इतने तरीके के आपके पास ड्रिंक हैं कि नहीं है, इतने तरीके के क्यों हैं, क्योंकि सब में रॉ मटेरियल अलग अलग है और सबके बनाने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं, डिस्टिल्ड है अनडिस्टिल्ड, यही लाइन लिखा गया है। समझ में आया यहां तक।
आगे देखिए एंटीबायोटिक्स, अगला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटी का मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट विरोध में, और बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ। लाइफ के विरोध में जो चीज बनती है या किसी चीज को मारने के लिए, किसी सजीव को मारने के लिए उसकी अगेंस्ट में जो कोई केमिकल बन रहा है, उसी केमिकल को एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है? ये केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड, कौन बनाता है इसको? बाई बैक्टीरिया बनाएगा। कभी कभी क्या बनाएगा? बैक्टीरिया के साथ में आपको फंजाई भी बनाएगा, फंजाई से भी बनता है एंटीबायोटिक और बैक्टीरिया से भी। तो किल, किसके लिए? किल बैक्टीरिया या फंजाई। ध्यान रखिए एंटीबायोटिक कभी वायरस पर असर नहीं करती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक कौन बनाता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं या फंजाई। और किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया को ही मारने के लिए एंटीबायोटिक बनाई भी जाती हैं, ठीक है, उनसे आइसोलेट की जाती हैं। समझ में आया? तो अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन ह्यूमन के लिए ये अगेंस्ट लाइफ नहीं है। लाइन लिखा, पढ़िएगा यहाँ पर, ठीक है, लिखा है, आप पढ़िए, 5वीं 6वीं लाइन लिखा है कि इन द केस ऑफ विद रेफरेंस टू द ह्यूमन, लाइन पढ़ लो, 6वीं या 7वीं लाइन लिखी गई है, विद रेफरेंस टू ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन के रेफरेंस में देखेंगे, दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। भाई देखिए, बैक्टीरिया के लिए ये अगेंस्ट है, बैक्टीरिया बना रहा है किसको मारने के लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये केमिकल किसी चीज को रोक रहा है ना, किसको? बैक्टीरिया को रोकता है, उनको ग्रोथ को रोके, लेकिन ह्यूमन के लिए अगेंस्ट नहीं है, ये ह्यूमन के फायदे के लिए है। लिखा ना, पढ़िए, दे आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट। तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, अगर विद रिस्पेक्ट तो ह्यूमन, अगर आप ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एंटीबायोटिक का काम दूसरा है। एंटीबायोटिक क्या है? दे आर प्रो लाइफ, मतलब समझ में आ रहा है, ह्यूमन के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक कभी काम नहीं करती, ह्यूमन के सपोर्ट करती हैं, और उसी को बोलते हैं प्रो लाइफ। जहां लिखा गया प्रो लाइफ, उसको बढ़ा लीजिएगा, उसका मतलब क्या है? सपोर्टिंग नेचर, सपोर्टिंग में काम करती है, ह्यूमन के अगेंस्ट में काम नहीं करती है, कभी ह्यूमन को बेनिफिट करती है, ठीक है। और जबकि बैक्टीरिया के टर्म्स में देखेंगे तो ये अगेंस्ट काम करती है। अब एक चीज देखिए, अगर कहा जाए सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक कहां से निकाली जाती हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक बैक्टीरिया है, उसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, कई स्पीसीज हैं। जीनस क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक उसी से अकेले निकाली जाती हैं, ठीक है। बाकी कुछ किससे निकालते हैं? फंजाई से निकालते हैं हम लोग। तो यहां लिख लीजिएगा कि मोस्टली एंटीबायोटिक्स आइसोलेट की जाती हैं, आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस। आगे में लिख दे रहा हूं स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब समझ रहे हैं? आगे कोई भी स्पीसीज हो सकती है आगे इसमें। जैसे क्लोरोमफेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनाजुली से बनती है, ठीक है, समझ में आया? तो अलग अलग नाम है उसके। और टेरामाइसिन एक एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन नाम सुने होंगे ना, टेट्रा, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियन उसका नाम है स्पीसीज का, ठीक। अब सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन बनाया गया था? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो था, ये बुक में आ जाइए, सब लिखा है। फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने बनाया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन नाम था, क्या नाम था उसको? पेनिसिलिन नाम था, ठीक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम था, कहां से निकाला गया था? फ्रॉम पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम। ये क्या है? ये फंगस है,
तो फंगस से सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाले थे पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक, समझ गया? किसने निकाला? लिखेंगे बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नाम इनका इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन खोजा था और इन्होंने फ्लेमिंग ने क्या किया, सबसे पहले एंटीबायोटिक, ठीक है? और लेकिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी रैंडम थी इनका, जैसे प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी रैंडम, वैसे इसकी डिस्कवरी गलती से डिस्कवर हो गया, मकसद नहीं था खोजने का, ठीक है? रैंडम डिस्कवरी था, लिखिएगा रैंडम डिस्कवरी। कोई किसी को पता है कैसे खोजा गया? ये साइंटिस्ट लैब में अपने काम कर रहे थे, रोज शाम को पेट्री डिश जानते हैं, बैक्टीरिया, अभी जो डायग्राम दिखा थे, कांच की जो प्लेट है, बैक्टीरिया उसमें ग्रो कराते हैं, तो जितना सामान होता बर्तन लैब का वो साफ साफ करके चले जाते थे। एक दिन क्या हुआ, जल्दी में थे तो कांच की पेट्री डिश जो उसमें दिखाया था डायग्राम, ऐसे ही उसमें बैक्टीरिया ग्रो कराया था। ये काम कर रहे थे बैक्टीरिया पर, उसका नाम था स्टैफिलोकोकस, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? वर्किंग ऑन स्टाइफिलोकोकस बैक्टीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया पर लैब में काम कर रहे थे, उसका नाम क्या था? स्टाइफिलोकोकस। ये नाक का बैक्टीरिया होता है, नोज में आपके रहता है, इस पर ये काम रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को कॉलोनी ग्रो करा दी, देखिए प्लेट में, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी काम कर रहे थे, इसको फेंक दिया डस्टबिन ऐसे ही सिंक में, और सुबह आकर देखा तो देखा कि ये घट के कम हो गया, ये देखिए गायब हो गया बैक्टीरिया, कई सब कहां उड़ गए। और तो शाम के समय तो ये अच्छे खासे थे, ये कहां चले गए सब? तो बाद में उनको पता लगा कि इसके चारों तरफ एक केमिकल बना हुआ है, बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है, जो गायब हो गए हैं, वहां उस एरिया में केमिकल बना, और केमिकल क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम, सॉरी पेनिसिलिन, बाद में उसका नाम रखा गया, और एक जीव मिला था उस जगह पर, एक फंगस मिला उनको, उगता हुआ वो फंगस वही था। और चूंकि ये फंगस का नाम ही पेनिसिलियम है, इसलिए एंटीबायोटिक का नाम क्या रख दिया गया? पेनिसिलिन। तो ऐसे इसकी डिस्कवरी हुई थी रैंडम। अब बुक में एक चीज और लिखी गई है कि आप कुछ एंटीबायोटिक के नाम और बता सकते हैं, तो और एक आध नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है? लिखिएगा, एक तो यही है पेनिसिलिन वाला, दूसरा क्या है? क्लोरोमफेंकॉल एंटीबायोटिक सबको पता होगा, ये बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली से, वेनेजुली, ठीक है? और टेट्रासाइक्लिन ध्यान रखिए, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियन, मैं आधा लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिखा मैंने, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेसियन, इसका दूसरा नाम ओरोमाइसिन होता है, इसलिए इसका यहां नल लिखा गया। ओरोफेसिन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसका दूसरा नाम है ओरोमाइसिन। अच्छा, यही तो कॉमन एंटीबायोटिक और भी है, और देखेंगे सेफेक्सिम आती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक आती है, ठीक है? पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक ड्रग है, पायरेटिक का मतलब जो बुखार रोकती है, एनाल्जेसिक होता है, पेन किलर, ठीक है? और ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया पर, अच्छा बैक्टीरिया पर काम जानते हैं कैसे करती है एंटीबायोटिक? अलग अलग मोड है, कोई बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ेगा, ठीक है? कोई जाकर के उसका डीएनए रेप्लिकेशन रोक देगा, कोई प्रोटीन का बनना रोक देगा, तो जब उसके काम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे शरीर के तो मर ही जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऐसे रोकते हैं। यहां लिखा गया है, बुक में इसका जिक्र किया गया है कि ये फ्लेमिंग किस पर काम कर रहे थे? स्टैफिलोकोकस, ठीक है? और एक चीज और समझिए कि एक नाम है इसमें, चेन एंड फ्लोरी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को मार्केट मनुष्य के लिए इन्होंने नहीं दिया था, अलेक्जेंडर केवल खोजे थे, इसको पूरी तरीके से मतलब लागू जो कराया था वो दो साइंटिस्ट और हैं, फ्लोरी एंड चेन एंड फ्लोरी बोलते हैं, उनको नोट कर लीजिएगा कि चेन, हाँ, एंड फ्लोरे, FLOREY जो भी स्पेलिंग होगी, ठीक है?
पोस्टुलेट, पोस्टुलेट का मतलब लागू कराया। हाँ, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। इन फुल पोटेंसी, पोटेंसी मतलब पूरी तरीके से देखा जाए एंटीबायोटिक किसने अप्लाई कराया, तो इन्होंने कराया था, केवल उन्होंने डिस्कवरी किया था बस। इसलिए तीनों साइंटिस्ट को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज अलेक्जेंडर को मिला था, चेन एंड फ्लोरी तीनों को, ठीक है। ये भी अंडरलाइन 1945 का नोबेल प्राइज है, देखिएगा, ठीक है। फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग और चेन और फ्लोरी को क्या है, नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज मिला 1945 का। और इन्होंने, चेन एंड फ्लोरी ने क्या किया था, इस एंटीबायोटिक को वर्ल्ड वॉर सेकंड में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों के घाव को ठीक करने में इसको यूज किया गया था। इस एंटीबायोटिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा, लास्ट का लाइन लिखा गया है कि कौन सा एंटीबायोटिक वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया गया था, ठीक है। यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड फॉर सोल्डर्स, ठीक है, उनके घाव को ठीक करने के लिए। देखें चला करके चल रहा है, हो सकता चल जाए तो आपको कुछ क्वेश्चन ही करा दूं इसी चैप्टर के, चलेगा ही नहीं, और टंकी लोगों की याद चलेगा ही नहीं। तो बताइए, यहां तो समझ में आया? पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, हॉर्वे फ्लोरी लिखा गया, लेकिन आप चेन एंड फ्लोरी याद रखिएगा। आगे क्या है, माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक तक यूज हो गया, कुछ एंजाइम्स लिखे गए हैं, देखिए केमिकल्स है, एंजाइम्स और अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स। देखिए केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये आपका तीसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो गया, हाउस घर के सामान माइक्रोब से कैसे कैसे बनते हैं, इंडस्ट्री हो गया, इंडस्ट्री में एंटीबायोटिक पढ़ा और बेवरेजेस पढ़े, और तीसरा क्या है ये आपका हालांकि इंडस्ट्री से ही संबंधित है ये भी, ठीक है, ये भी आपका इंडस्ट्री में ही इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इंडस्ट्री में हम लोग कुछ एंजाइम बनाते हैं, कुछ केमिकल हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर से आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है, और एसिटिक एसिड किससे मिलेगा, एसिटोबैक्टर एसिटी। मतलब कुछ एसिड जो होते हैं, एसिड वो किस किस बैक्टीरिया से मिलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड दिया हुआ है, ये ऑर्गेनिक एसिड है। एस्परजिलस कहाँ गया, सॉरी, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बैक्टीरिया। और एस्परजिलस नाइगर NIGER ये क्या है, फंगस है, ठीक है, ऊपर वाला बैक्टीरिया है और ये फंगस है। तो ये दोनों ऑर्गेनिक एसिड हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटालिकम से क्या मिलेगा, ब्यूटारिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड किससे मिलेगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटालिकम स्पेलिंग देखिएगा जो भी हो, ठीक है, आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं रहना चाहिए।
और लैक्टिक एसिड किससे मिलेगा? लैक्टिक एसिड आपको लैक्टोबैसिलस से मिलेगा। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, पूरा नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ठीक है, ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड हैं। कहाँ यूज किए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। अचार जो होता है उसमें एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। ठीक है, तो ये एसिड जो होते हैं ये फूड प्रोडक्ट में इनको यूज करते हैं। ऑर्गेनिक समझ रहे हैं ना? क्यों बोलेंगे? क्योंकि एसिड दो टाइप के हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक। जैसे HCl क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, H2SO4 क्या है? इनऑर्गेनिक है। और ये हाँ, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। इसी तरीके से ईस्ट का जिक्र किया गया है। ईस्ट को कमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं। ईस्ट से हम लोग क्या समझे हैं? इथेनॉल बनता है। अगली लाइन पढ़िए, लिखा है ईस्ट से क्या बनेगा? इथेनॉल। माइक्रोब्स को भी यूज किया जाता है एंजाइम बनाने के लिए। हम माइक्रोब से एंजाइम भी बना सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो बताइए एंजाइम कहां से बनता है? हमारी बॉडी बनाती है ना। जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, तो ये माइक्रोब नहीं बनाता है इसको, ये हमारी बॉडी बनाती है। लेकिन माइक्रोब से भी एंजाइम आइसोलेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज। यहां लिखेंगे, देखिए एक एंजाइम है लाइपेज। ये एंजाइम, इस एंजाइम को यूज करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मूला में। कहाँ यूज करते हैं? ये एंजाइम है, एंजाइम लाइपेज। कहाँ यूज किया जाएगा? एंड डिटर्जेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला समझते हैं? जैसे जो डिटर्जेंट होता है ना, कपड़ा साफ करने वाला डिटर्जेंट, सोप और सर्फ जो है, उसमें जो फॉर्मूला पड़ता है, जो केमिकल पड़ते हैं, उसमें लाइपेज भी मिलाया जाता है। ठीक, क्या करता है वहां जाकर के? ये स्टेन्स, धब्बे को, जो ऑयल के, अगर ऑयल का स्टेन लगा है, तेल का दाग लगा है, तो उसको साफ वो कैसे हटेगा? वही ऑयल का स्टेन है तो ऑयल किससे हटता है? या फैट को तोड़ने वाला एंजाइम या ऑयल को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज ही तो होता है ना। हमारी बॉडी में फैट किससे डाइजेस्ट होता है? लाइपेज से। फैट या ऑयल, तो ऑयल का अगर स्टेन हटाना है तो ये एंजाइम है। ये क्या करता है? रिमूव करेगा ऑयल स्टेन, ऑयल स्टेन्स। ठीक है, ऑन क्लॉथ्स, कपड़ों पर, उसको हटाने के लिए फॉर्मूला में इसको मिलाया जाता है। लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री जानते हैं, वही धुलाई वाला। ठीक है, यू मस्ट। अब एक एंजाइम और समझिए, एक एंजाइम का जिक्र किया गया है, प्रोटीएज। प्रोटीएज बताएंगे क्या करेगा? प्रोटीएज है और पैक्टिनेज लिखा गया हुआ। प्रोटीएज इन्होंने लिखा है, हाँ पैक्टिनेज भी लिखा है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये जो बॉटल जूस होता है, बॉटल जूस, जैसे आप जो है जूस की दुकान पर जाएंगे तो वो जो जूस निकालेंगे वो उतना साफ सुथरा क्लियर नहीं रहेगा। ठीक है, जूस जो देते हैं उतना क्लियरिटी नहीं रहती, लेकिन जो बॉटल में आते हैं मार्केट में रेडीमेड, बड़े क्लियरिटी, साफ सुथरे रहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो ऑयल आते हैं, बेलकोलो, चक्र, या आपको लगता है इनमें क्लियरिटी देखिए कितनी क्लियरिटी होती है। ठीक है, और जबकि एक सरसों का तेल पिलवा लीजिए, उसकी क्लियरिटी देख लीजिए, असली तो वही वाला है, नहीं है। जितना ज्यादा क्लियरिटी होगी उतना ही नकली, उतना ही समझ लीजिए वो गड़बड़ है उसमें कुछ ना कुछ। तो इनमें अरे गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन ये जो बॉटल जूस आते हैं इनको क्लियर करने के लिए ये जो एंजाइम मिला दिए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? क्योंकि बॉटल का जूस आखिर किससे बना है? फ्रूट से तो बना है ना। ठीक है, ऑरेंज से बना है, तो जब जूस निकालते हैं तो उसमें सेल्स भी आती हैं। किसकी? फ्रूट की, फलों की सेल रहेगा जूस में। ये है फ्रूट का सेल, अब इसी को हटाना है। सेल है तो सेल किसकी बनी होती है? सेल वॉल पैक्टिन की बनी होती है ना, पैक्टिन। तो पैक्टिन है तो उसको हटाने के लिए पैक्टिनेज। प्रोटीएज क्या करेगा? और जो इसमें जो सेल है, सेल जब टूटेगा तो उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन या ऐसा कुछ होगा उसको प्रोटीएज क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी ना, और सेल मेम्ब्रेन होगी तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन, जाहिर सी बातें होगा ना।
तो उस प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीज, तो इसको यूज किया जाता है टू क्लियरिफाई, मतलब क्लियर करने के लिए। फ्रूट जूस, बॉटल जूस लिखेंगे, बॉटल फ्रूट जूस, जो बॉटल फ्रूट जूस बनता है उसको क्लियर कराने के लिए आप इसको यूज करेंगे, पैक्टिनेज को। एक चीज और लिखा गया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज बनेगा, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, उससे एक एंजाइम बनता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है क्लॉट बस्टर्स फॉर रिमूविंग द क्लॉट्स। एक और लिख लीजिए, एक एंजाइम का नाम, एंजाइम कितने हो गए, एक एंजाइम आपने लाइपेज पढ़ा, दो एंजाइम ये पढ़ा, तीसरा एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये कहां से मिलेगा, स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से, फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इस एंजाइम का फायदा क्या है, क्लॉट बस्टर्स। इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, कॉल्ड क्लॉट, CURSTERS, जो क्लॉट है, सॉरी CLOT, जो क्लॉट होता है, अगर शरीर में कहीं खून जम गया है उसको बस्ट करा देगा, ठीक है, क्लॉट बस्टर्स बोलते हैं इस एंजाइम को। तो अगर कहीं जैसे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर शरीर में कहीं ब्लड वेसल्स में खून जम जाता है तो इसका इंजेक्शन दिया जाता है, किसके लिए, ब्लड के क्लॉट को हटाने के लिए, कहीं ब्लड जम जाता है, ठीक है, तो क्लॉट बस्टर्स बोलते हैं। टू रिमूव, क्या करता है ये, रिमूव ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को हटाता है, ब्लड CLOT, ठीक है, ये हो गया। तो हार्ट अटैक का चांस घटाएगा इससे, ठीक है। बाकी हार्ट अटैक को रोकने के लिए जो सिम्टम लगता है तो ब्लड थिनर्स की टैबलेट दी जाती हैं, जो दवा देते हैं वो ब्लड थिनर होता है, खून पतला कर देता है। एनोदर बायोएक्टिव एक मॉलिक्यूल और दिख रहा है, साइक्लोस्पोरिन A, ठीक है, ये कहां से मिलेगा, एक फंगस से मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक, साइक्लोस्पोरिन A। तो अगला जो है वो एंजाइम नहीं है, अब जो बताने जा रहे हैं वो एंजाइम नहीं है, वो क्या है, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है। इसका नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन A, साइक्लोस्पोरिन A, ठीक है, ये आपको मिलेगा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसको किस लिए यूज किया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट है ये, ठीक है, ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट। इसको हमने आपको जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बताया था तो एक चीज बताई थी, जिस पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं उस पर्सन को पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी एक दवा खानी पड़ती है, कौन सी दवा, यही है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम कभी हाइपर ना हो जाए, क्योंकि रंग दूसरे का लगा है, रिजेक्ट कर सकता है उसका किसी भी समय, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग है ये, ठीक है, ये दवा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दी जाती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कौन सी बताइए, कौन सी इम्यूनिटी काम करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, एंटीबॉडी मेडिएटेड की CMI की AMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, याद रखिए, कैंसर में और ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है, एंटीबॉडी, हाँ, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। लास्ट टाइम आए होते तो पढ़े होते, समझ में भी आया होता, तो पिछले चैप्टर में हमने अच्छी तरीके से बता दिया था, यहाँ तक कि आपका फिनिश हो गया। ये चाहे जैसे रटा मान लीजिए, ये जानते हैं लास्ट वाला, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला गया और एक स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये भले नहीं आएगा लेकिन ये दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भले नहीं आएगा आपको, लाइपेज ये कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, हाँ,
अब ये नहीं, ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से मिलता होगा, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है किस बैक्टीरिया से। हाँ, एक बैक्टीरिया से मिलेगा लाइपेज, इसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ। प्रोटीएज कहीं से मिलेगा, कहाँ प्रयोग करेंगे, यहाँ। जहाँ है नाम वहां नाम, यहाँ कि कितना याद रखेंगे। याद रखने की सीमा भी तो होती है, क्यों? यही याद हो जाए कम नहीं होता है। जितना बुक में लिखा गया एक ही वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? एक ही वर्ड समझ में आना चाहिए आपको। अब इसके बाद देखिए आगे हमको एक बड़ा टॉपिक है माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट। अगली बार इसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा पहले, ठीक है? पिछला छूट गया, अगर आप कहेंगे तो पिछला करा देंगे, नहीं तो अब वो तो बासी हो गया चैप्टर ही, है ना? मजा नहीं है उसमें। अब ताजा चैप्टर है, इसका क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक? और जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिलेबस जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद 3 चैप्टर मात्र बचेंगे, 3 नहीं 2 हैं। इसके बाद 6 है, और अप्रैल में भी मेरी लगातार रहेगी, क्योंकि क्लास कम पढ़ रही है, ठीक है? लगातार। इसके बाद सुन लीजिए ध्यान से, इसके बाद 2 चैप्टर हमको और पढ़ना है। इकोलॉजी में 2 है ना, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम 3 पढ़ना, और लास्ट वाला चैप्टर हटा हुआ है। 3 चैप्टर में मुश्किल से 5 से 15 14 दिन मैक्सिमम जाएगा, ठीक? तो 10 अप्रैल के बाद से 25 तक क्लास अभी चलेगी, तो 12-13 दिन आपका रिवीजन कराएंगे। हाँ चलेगा, 25 तक क्लास चलने का है, तो 10 तक मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा आपको। इसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा। तो ऐसा ना गायब मत हो लीजिए, अगर गायब होने का चांस है तो बताइए, अभी रिवीजन चालू कर दूं, रोके रखूं उसको? रोकेंगे ना, भागना नहीं है किसी को। हाँ नहीं, सिलेबस खत्म हो जाता है तो यही होता है कि बच्चे निकल लेते हैं। समझ में आया? हाँ, आपके लिए फायदा रहेगा, बताइए। हाँ, स्टैटिन, हाँ एक स्टैटिन भी होता है, कहाँ से मिलता है वो? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, बढ़ाता नहीं है वो। कम करने के लिए स्टैटिन एक केमिकल है, अब ठीक है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है स्टैटिन भी। हाँ, देख रहे हैं कितना पतला बुक है। 11th क्लास वाली तो और ज्यादा, ये देखिए कितना है, कुछ नहीं है इसमें। पुरानी वाली बुक को देखेंगे और इस बुक को देखिए, पुरानी खतरनाक है, और इतना सिलेबस डाउन कर दिया फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, बताइए। इतनी बार इसको पढ़ डालिए, इतनी बार पढ़ डालिए, कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा ज्यादा ना पढ़िए, एग्जाम टाइम में आप एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़िए, ठीक है? यही पढ़िए बहुत है। एक्स्ट्रा जैसे होता क्या ना, ऑनलाइन में जो पढ़ते भी होंगे, ऑनलाइन में कहेंगे बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ा डालते हैं, तो क्या मतलब है? जो आपका वो पढ़ के एक्स्ट्रा आप 20% एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, आपका ये बर्बाद हो जाएगा। मेन चीज आपकी तो यही, जहां से 90% 99% सवाल आना है, यही बहुत है, इसी को रट डालिए, कम नहीं है, ठीक? तो रिवीजन जरूर चालू कर दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि रिवीजन आप जरूर करिए, ठीक है? और बाकी मैं रिवाइज कराऊंगा आपको, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिवाइज कर देंगे, ठीक है? वही कराएंगे हम। अब आप 1 to 4th चैप्टर आप शुरुआत के खुद पढ़ेंगे, वो रटने वाला पोर्शन है उसमें, ठीक है? लेकिन रटने वाले को रट डालिएगा बैठ करके, अभी से रटना चालू कर दीजिए। बाकी कोई समस्या हो तो और बताइए। कुछ नहीं पूछना किसी को? हाँ, जोर से बोलेंगे। रेनिन, तो रेनिन तो आपका वो है, एंजाइम है ना? नहीं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, राज सिस्टम तो अलग चीज है, ठीक है? स्टमक में बनेगा ना वो। एक हार्मोन बनता है वो किडनी का है, और एक स्टमक में बनता है वो एंजाइम है रेनिन। स्पेलिंग में डिफरेंस होता है, डबल एन होता है, डबल एन। हाँ।